कोई भी बोर्ड हो आपका, इसी पैटर्न में आपका सवाल आता है और लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ा उसका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। उसके बाद कुछ कुछ डायग्राम जो पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसे डायग्राम पूछे जाते हैं वो भी हम लोग लेके चलेंगे। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका साइंस बाय खान सर क्लासेस में। मैं आपका अपना रोशन आर्या। चलिए आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कहना था कि सर, यानी कि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे, सर हम लोग को लिखना कैसे है वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को बता दीजिए। मतलब आप अगर हाथ थामे हैं तो हाथ छोड़ नहीं ना सकते। तो उसी चीज को पूरा करने के लिए हम आपके लिए स्पेशली बना के लाए हैं, जो कि लगातार हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी बोर्ड हो आपका, इसी पैटर्न में आपका सवाल आता है और लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ा उसका है ना खेल होता है। कि अगर एग्जामिनर के दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए कि बच्चे ने इतने अच्छे से कैसे ओरिएंट किया है, कैसे सजाया है, तो फिर नंबर तो जस्ट नंबर हो जाता है, एकदम पूरा भर भर के नंबर देगा वो। तो उसी चीज को पूरा करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एग्जाम हैक नोट सीरीज का कौन सा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। तो आइए आप हम लोग देखते हैं मानव जनन में आपका जो भी आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पूछा जाता है, उसके बाद कुछ कुछ डायग्राम जो पूछे जाते हैं, कहाँ से कैसे डायग्राम पूछे जाते हैं वो भी हम लोग लेके चलेंगे। तो हम लोग है ना 360 डिग्री रिवीजन कर रहे हैं बाबू, हम बोल रहे हैं ना। इन डिटेल थ्योरी के लेक्चर एग्जाम हैक नोट्स में हम आपको दे दिए हैं। अब इंग्लिश वाले बच्चों का एक क्वेरी रहता था कि नहीं सर हमको दीजिए शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, हम लोग को भी कुछ दीजिए, क्योंकि हम लोग का भी तो एग्जाम है, हम लोग को तो अंग्रेजी में लिखना है ना। तो हम अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए लेके आए हैं, जो भी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उसके लिए है कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कैसे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर को डील करिएगा। चलिए पहला सवाल है आपका। तो पहला सवाल आपका पूछता है, क्या पूछता है आपका, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या कि आपका व्हाट इज द स्क्रोटम एंड हाउ इट डिड है ना, हाउ इट ऐड इन स्पर्मेटोजेनेसिस। कहते स्क्रोटम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यह स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे हेल्प करता है। तो स्क्रोटम क्या है, एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपका है ना एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है, जो कि आपके है ना बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। किसको किसको आपको किसको को टेस्टिस को। तो आपका क्या होता है टेस्टिस, एक टेस्टिस को। अब स्क्रोटम क्या, एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीपली है ना पिगमेंटेड स्किन, मतलब डार्क स्किन का होता है, एंड स्मूथ मसल का सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। वही है ना बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है। उसके बाद है ना लोकेशन इसका क्या होता है, जस्ट बिहाइंड द पीनस एंड है ना हाउसेस द पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि और है ना दो टेस्टिस का घर होता है वो एक तरह से, है ना क्या जिसमें दोनों टेस्टिस आपका रहता है। इसी हिसाब से लिखना है। तो हमने क्या दिया, नॉर्मल डेफिनेशन दे दिया इसका स्क्रोटम का, उसके बाद लोकेशन दे दिया, और उसका मेन काम क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कहें तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 37 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा 35, और 2.5 घटा दो 34.5। तो 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करवा देता है, ताकि ये किस चीज के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए हेल्पफुल हो सके। और इस प्रोसेस में है ना जो टेम्परेचर कम होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो हमने कनेक्टिविटी बिल्ड कर दी। 2 मार्क्स में इससे ज्यादा कभी 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 नहीं लिखना है, इतना इनफ है ना, इतना इनफ है। अगर एग्जाम ने नंबर नहीं दिया ना तो डायरेक्ट हम लोग उसको मार करके भेज देंगे कि तुमने मेरा कॉपी गलत तरीके से चेक किया है, रीचेक करो, है ना, हाई कोर्ट पे जाएंगे हम लोग। इससे ज्यादा कभी नहीं पूछता, समझ रहे कितना सारा इन्फॉर्मेशन है। तो दैट्स इनफ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द मेल एक्सेसरी ग्लैंड एंड स्टेट दियर है ना कलेक्टिव फंक्शन। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या, देखो अगर हम पूरा का पूरा अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, उसमें क्या चीज आता था आपका क्या आता था, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता था, उसके बाद मेल एक्सेसरी ग्लैंड आता था, फिर ट्यूब्यूल्स आते थे, ये सारे मिलके फिर एक्सटर्नल जेनेटलिया आता है, ये सारे मिलके पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता था। उसमें एक पार्ट पूछा कि आपका क्या एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सा है। एक्सेसरी ग्लैंड में आपका क्या क्या था, 3 था, क्या क्या था आपका, सेमिनल वेसाइकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था। तो सेमिनल वेसाइकल आपका एक पेयर में होता है, एक जोड़ा में होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड एक नंबर में होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है आपका वो भी 2 होता है, यानी कि एक जोड़े में होता है। तो 3 हो गया। और आपको पता था कि आपका जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है उसका मेन काम होता है क्या, कि सेमिनल प्लाज्मा प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को। यानी कि जो स्पर्म आ रहा है टेस्टिस में जो बना है, अगर उसमें से आपका एक्सेसरी ग्लैंड का जो सेमिनल प्लाज्मा मिल जाता है तब जाके वो सीमेन कहलाता है, ताकि उसको है ना एनर्जी मिल सके, फ्रुक्टोज मिल सके, उसके बाद है ना अलग अलग है ना वाइटल कंपोनेंट्स मिल सके, ताकि वो कंप्लीट सीमेन बन पाए। तो कौन करवाता है, आपका एक्सेसरी ग्लैंड करवाता है। तो एक्सेसरी ग्लैंड में आपका क्या हो गया, है ना एक में क्या हो गया, एक पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल है ना, एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, और
पेयर्ड यानी कि जोड़ा बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो दोनों मिलके बनाता है आपका क्या, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो चिपचिपा सा है ना विस्कस फ्लूइड रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प प्ले करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि ताकि क्या हो सके, है ना, ताकि क्या फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, है ना, घर्षण कम हो सके ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का वो काम हो गया। उसके बारे में, तीनों के बारे में लिख दिए। ज्यादा पूछेगा भाई। और उसके अलावा देखो हम अलग से दे दिए, देखो क्या बोला है ना, स्टेट देयर कलेक्टिव फंक्शन, दोनों का है ना मिलता जुलता फंक्शन बताना है। तो फंक्शन में क्या हो जाएगा ना, दियर सिक्रेशन कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, है ना, उसका सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज। क्या क्या होता है ना, फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम में है ना सिट्रिक एसिड होता है, अलग अलग चीज होता है। यहाँ पे 2-3 भी नाम दे दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब इसका एग्जाम्पल में है ना, इसका एग्जाम्पल अगर रोल बात करें, मतलब अगर एग्जाम्पल में अगर हम रोल बात करें, रोल क्या क्या है ना, द सिक्रेशंस ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड स्पेसिफिकली एड इन द लुब्रिकेशन प्रोसेस, है ना, लुब्रिकेशन प्रोसेस, है ना, ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है आपका, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। हो गया ना, उतना सारा बात है ना, हम लोग इन डिटेल पढ़े हैं, बट लिखना कैसे वो भी हम आपको बता रहे हैं। हम बोले थे ना हम हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं, कहता है ना वो साहिल और समर वाली कहानी, वो कौन, धूम 3 वाली कहानी ना, हाथ नहीं छोड़ना, कभी साथ नहीं छोड़ना, साहिल समर, पापा ने बोला था। तो गॉड ने बोला है अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ना, कभी साथ नहीं छोड़ना, तो हम कभी नहीं छोड़ने वाले। हर एक एंगल से हम आपको रेडी कर रहे हैं उस सुनहरे भविष्य के लिए, जहाँ कि आप जाओ और अपना बेस्ट दे के आओ, है ना। इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों का एक एक कॉर्नर रेडी हो पाए। हम किसी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, साथ नहीं छोड़ रहे, ठीक है। इन डिटेल देखो बायोलिंगुअल ले रहे हैं, वहां से सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद अलग से तुमको दे रहे हैं, इससे ज्यादा एग्जाम में आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इन डिटेल लेंगे नहीं क्योंकि आप लोग पढ़े हुए, थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन देते हुए जा रहे हैं, आप लोग डील कर लेना। इंट्रोडक्शन इसीलिए इतना अच्छे से दिया, आपको पता चलेगा कि हम कैसे लाएं, कैसे प्रेजेंट करना। इसके बाद ऐसा नहीं कि यहाँ तक रुकना है, इसके अलावा आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन आया आपको लगे कि इससे भी बेटर हो सकता है, तो बेटर हमेशा करना है, बेस्ट करना है। बेस्ट करोगे तो एग्जामिनर के पास 1% चांस नहीं रहेगा आपका नंबर काट सके हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्यों, क्योंकि आपका हर साल ये आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है लगभग, मेल और फीमेल वाला, इसीलिए इसको अच्छे से रेडी करना है ना। 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसीलिए इसको वीवीआई कर लो। 5 मार्क्स में आपका क्या पूछा जाता है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता देना है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम ही है, क्या कर काम करेगा, स्पर्म बनाएगा और हॉर्मोन्स बनाएगा। स्पर्म बनाने के लिए अलग अलग है ना, आपका स्पर्म का है ना अलग अलग क्या है आपका सिस्टम है दिया हुआ इसमें। स्पर्म बनाने के क्या क्या, टेस्टिस है ना, एक्सेसरी ग्लैंड्स है, डक्ट्स है ना। स्पर्म बनेगा कहाँ पे बनेगा, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा। आपको पता है कि एक टेस्टिस के अंदर क्या होता है 250 है ना 250 क्या होता है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। उसके अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसी के अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया, उसी से बनता है आपका स्पर्म। वहां पे बना, इन डिटेल ले रहे हैं आप लोग, वहां पे देख लियोगे। तो स्पर्म बनता है, वहां पे स्पर्म बना, फिर अलग अलग डक्ट्स के थ्रू है ना क्या होता है, अलग अलग डक्ट्स के थ्रू मैच्योर होते हुए आपके है ना लास्टली वास्ट डिफरेंस लूप बनाता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से कहां पे इंटर करेगा आपका, फिर उधर से सेमिनल वेसिकल का आएगा सिक्रीशंस, और दोनों मिलकर आपका इजैकुलेटरी डक्ट बना के आपका यूरेथ्रा में खोलते हुए यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू स्पर्म बाहर हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना इजैकुलेटरी डक्ट आपका कब बनता है, आपका वास्ट डिफरेंस और इससे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो हर एक चीज के बारे में बताना है कि टेस्टिस के अंदर क्या है, हम लोग अच्छे से डिटेल किए हैं। एक्सेसरी ग्लैंड का काम क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड क्या करता है, सीमेन बनाने में हेल्प प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी हेल्प करता है और मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। कौन, एक्सेसरी डक्ट्स, और ग्लैंड आपका क्या करता है, सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करता है जो कि आपका सीमेन बनाने में हेल्प करता है। ये भी हो गया। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का सीधा सा काम है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जैसे कि आपका पीनस हो गया। तो पीनस क्या करेगा, आपका कॉपुलेशन में हेल्प रोल प्ले करेगा। और आप लोग को पता है कि पीनस जो आता है आपका, पीनस जो होता है स्पेशल टिश्यू से बना होता है। इसमें जब ब्लड फ्लो होता है, जैसे सेक्सुअल है ना थाउट आता है, तो आपका सेक्सुअल है ना सेक्सुअल थाउट आएगा, जैसे ही क्या होगा आपका है ना पीनस में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और उसमें इरेक्शन हो जाएगा। जो इरेक्शन होगा वो स्पेशल टिश्यू के कारण होता है। अलग अलग टिश्यू के नाम होता है, कार्पस स्पोंजियसम, कार्पस वेनोसम, अलग अलग टिश्यू के नाम होते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना, नॉर्मल बोलना है, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसी में ब्लड फ्लो होने के कारण, क्या होता है आपका, इसी में ब्लड फ्लो होने के कारण क्या होता है आपका, ये इरेक्ट होता है और इंसेमिनेट करने में वेजाइना में है ना, वेजाइना में इंसेमिनेट करने में हेल्प प्ले करता है। अगर यही वाला प्रॉब्लम हो जाता है किसी इसी इरेक्टाइल टिश्यू में है ना
प्रॉब्लम होता है अगर आपके ब्लड जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो नाम दे देते हैं हम आप लोग, क्या इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और उसी चीज के बीमारी के लिए अलग अलग आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेथड पढ़ते हो। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो स्पर्म इसका ले लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको एज ए डोनर के रूप में उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अलग से फिर अलग अलग IVF टेक्निक जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से उसको फिर से बाप बनने में मदद किया जाता है, जिसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो हर चीज हम लोग देख रहे हैं कनेक्ट करते हुए। उसके बाद स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ पे होगा, आपका एपिडिडाइमिस में आपका स्पर्म का मैचुरेशन होगा। हर एक बात इसमें लिखा हुआ, अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देना और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना है, क्योंकि इस देखो, इसको इन डिटेल बनाना है, इन डिटेल बनाना है, किसको, इसको इन डिटेल बनाना है, क्यों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको इन डिटेल में बनाना है, अपने तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, 2 से 4 बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपका हाथ इसमें अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद इतना सारा पूरा पूरा हर चीज के बारे में है ना, टेस्टिस का क्या फंक्शन है, स्क्रोटम का क्या फंक्शन है और पीनस का क्या फंक्शन, अभी बताए, सबका अलग अलग रोल है ना, पाइप सबका क्या काम है इसमें, हाँ क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्ट होगा है ना, मैच्योर होगा इसमें अलग, फिर आपका अलग अलग एक्सेसरी ग्लैंड का क्या काम है। तो हर चीज का काम अलग अलग से बता देना और सिचुएशन बता देना, लोकेशन बता देना कहाँ पे है नहीं पे, है ना। तो हो गया ना काम, हो गया ना काम, अरे सब कुछ हो जाएगा, है ना, बस ध्यान रखो और चीजों को पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो जैसे ही अभी व्हाट आर द स्पेसिफिक रोल्स ऑफ लीडिंग सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, आपको पता था कि लीडिंग सेल्स क्या होता है, सर्टोली सेल्स क्या होता है। तो जब हम लोग टेस्टिस को ड्रॉ करते हैं, अभी हम आपको बता देते हैं, है ना, बता देते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। देखो है ना, देखो ये अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल लेते हैं, इसमें था क्या आपका, है ना हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। उसी के अंदर क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, और उसी के अंदर स्पर्मेटोगोनिया भी था, और आपका क्या था, आपका सर्टोली सेल भी था, इसी के अंदर सर्टोली सेल था, और इसी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा था, सर्टोली सेल से क्या बन रहा था आपका, सर्टोली सेल से आपका क्या, ये क्या करता था, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता था, पोषण देता था। और इसके जस्ट बाहर आउटर कैविटी में, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके बाहर क्या होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होता है, इंटरस्टिशियल सेल होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल होता है। और इसी इंटरस्टिशियल सेल को लीडिंग सेल भी बोलते हैं, लीडिंग सेल भी बोलते हैं, लीडिंग सेल भी बोलते हैं। यही आपका एंड्रोजन रिलीज करता है, इसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, एंड्रोजन रिलीज करता है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प प्ले करता है। अब इसमें से क्या आपका, ये है आपका सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देगा इसको, स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा, स्पर्म को ये न्यूट्रिशन देगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। और इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है, ऐसे छाप के बता देना, कभी नंबर नहीं छाटेगा। स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगा, इसी से आपका, है ना, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर जाके, है ना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा। अलग अलग प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। यहाँ से है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आपका स्पर्म बन जाएगा। इतना दे दो भाई, उसका औकात नहीं है कि आपका नंबर छाट लेगा, है ना। अगर हम मेहनत करेंगे ना, उसके नंबर छाटने का 1% चांस नहीं रहेगा, इतना कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो बस हम दिखा दिए हैं, अलग से सबके बारे में दिया हुआ, ये फंक्शन लिख करके, अगर छोटा सा तुम अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल में अगर थोड़ा सा 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा के हर एक सेल का लोकेशन दिखा दिया ना बाबू, बोले ना एक नंबर छांटने का उसके पास है ना मौका नहीं रहेगा। उसने डायग्राम नहीं पूछा था, बट तुमने इतना को रिलेट कर दिया ना उस आंसर को, के पास कोई चांस नहीं बचेगा आपका नंबर छाटे हो। तो इस हिसाब से डिजाइन करना है क्वेश्चन को, तो वो सिखा रहे हैं, हम बताने, फाइनली लिखना आपको है ना, लिखना आपको है। मेरा लिखने वाला टाइम चला गया, अभी लिखना आपको, बट आपको एक राइट मेंटर और गाइड चाहिए कि कैसे लिखा जाता है सर अच्छे से, टॉपर कैसे बनते हैं, रैंक होल्डर्स कैसे बनते हैं, वही बता रहे हैं। अगर बनना है तो फॉलो करो, डेफिनेटली बन जाओगे, डेफिनेटली। अगर इतना सब कुछ करके आओगे ना, तो चैलेंज भी कर सकते हो, हम इतना सारा चीज किए, गलत कहाँ पे आओ, वेर, है ना, वेर इज द एरर, है ना, डायरेक्ट सवाल जाके पूछोगे, वेर इज द एरर, गलती कहाँ है, ठीक है। चलो हर चीज के बारे, अब है ना, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द फीमेल फैलोपियन, है ना, रीजन ऑफ द फीमेल, है ना, फैलोपियन ट्यूब, है ना, एंड डिस्क्राइब द रीजन्स ऑफ द फीमेल फैलोपियन ट्यूब, है ना, कहता है हुआ क्या आपका जगह है, आपका क्या, आपका फीमेल फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब के बारे में आप लोग जानते हो क्या, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। कहाँ से होता है ना, यूटेरस से स्टार्ट होता है, और आपका क्या है ना, पहले इस्थमस, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद इन्फंडिबुलम, उसके बाद फिम्ब्रे, है ना, वहां तक। तो वो आपका क्या है, पूरा पूरा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। अगर ऐसे दे, ऐसे जो होता है, ऐसे यहाँ पे ओवा कलेक्ट करेगा, है ना, यहाँ पे ओवा रहेगा, ये फिम्ब्रे हो गया, ये इन्फंडिबुलम होगा, ये एम्पुला होगा, वाइडर पार्ट, उसके बाद थोड़ा सा नैरो, है ना, शॉर्ट नैरो पार्ट क्या हो गया आपका, इस्थमस हो गया। उसके बाद है ना, ये अगर आपका, है ना, ये अगर आपका क्या हो गया, ये आपका यूटेरस हो गया।
तो यूटेरस से ऐसे कनेक्टेड है, तो यूटेरस यहाँ से यहाँ तक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसके बारे में बताना है अलग से। 3 इसका पार्ट देना, फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है। क्या होता है? एम्पुला होता है ना, पहले इनफंडिबुलम होता है, किधर? फिमरे के जस्ट, जैसे फिमरे के जस्ट ऊपर होता है इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। देन आपका होता है इस्थमस जो कि नैरो पार्ट होता है और है ना थोड़ा सा पतला होता है, वो हो गया इस्थमस, और इसकी लंबाई है ना 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तीनों पार्ट का नाम बता दिए इन डिटेल, तीनों पार्ट का अलग से टाइप्स बता दिए, फिलिपिन में कितना आपका रीजन होता है, कितना पार्ट होता है, और उसकी लेंथ बता दिया, और तीनों का फंक्शन बता दिए। कहाँ से? एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प लेकर, मतलब रास्ता देगा, प्रोवाइड करेगा कौन? आपका इस्थमस आपका रास्ता देगा, और जैसे स्पर्म जाएगा उधर से, और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? एम्पुलम में, और इनफंडुलम है ना जस्ट आपका जैसे ओवा कलेक्ट किया कहाँ से? फिमरे, जो आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वहां से, जैसे फिमरे ने ओवा कलेक्ट किया है, कहाँ गया? उसके बाद कहाँ पे गया? उसके बाद आपका कहाँ पे चला गया? आपका इनफंडिबुलम के पास, उसके बाद एम्पुला में क्या? उधर से स्पर्म आया है ना, स्पर्म क्या बना? फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया तो क्या बना? जायगोट बना, जायगोट से फिर जायगोट को एक सेल बोलते हैं, उसके बाद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ब्लास्टोमेर वाला स्टेज है ना उसी फैलोपियन ट्यूब में होगा है ना। ब्लास्टोमेर से फिर मोरुला, 8 से 16 स्टेज वाला को मोरुला बोलते हैं, अर्ली मोरुला और लेट मोरुला वाला स्टेज होगा, 8 से 16 स्टेज। फिर उसके बाद क्या? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोमियर, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और जैसे 3 से 4 दिन के बाद जैसे यूटेरस में इंटर करेगा, आपका 4 दिन के बाद इंटर करता है, 3 से 4 दिन वो ऊपर नीचे होता है, तो जैसे यूटेरस में इंटर करेगा फिर 6 से 7 दिन में जाके है ना पूरा गर्भाशय में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, उसके एंडोमेट्रियम वाला लेयर में इम्प्लांट हो जाएगा, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के बाद 2 सेल होते हैं, क्या? आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर में सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट आपका क्या? कोरियोनिक विलाई के साथ और यूटेरस का वॉल लेयर के साथ फिंगर लाइक तो अटैचमेंट बना, जिसको प्लासेंटा बोलते हैं, वो जाके अटैच हो जाता है, और ये जो इनर सेल मास है वो भ्रूण बनाता है, जाके आपका एम्ब्रियो बनाता है, और वहीं आगे चल के एम्ब्रियो 9 मंथ में आपका बेबी बन जाता है। क्रिस्टल क्लियर रखना चीज़ों को, ठीक है? चलो ये सब चीज़ बारे में अच्छे से बता देना। सर इतना तो नहीं था दिया हुआ, काहे बता दिए भाई? बता दोगे तो क्या दिक्कत है? बता दोगे तो नंबर नहीं छाटेगा, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग से बताए जो भी चीज़ है ना, ये अभी जो बताए सर यहीं पे दिखा देते सर, फील हो जाता सर। कोई बात नहीं, दिमाग से भी फील करना जरूरी है, दिमाग से भी फील करना जरूरी है, दिमाग से भी फील करना जरूरी है। देख लो यहाँ पे आपका क्या हो गया? फिमरे हो गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये आपका इनफंडिबुलम हो गया, ये एम्पुला हो गया, एम्पुलर रीजन हो गया, और ये क्या हो गया? आपका इस्थमस हो गया, और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, तीनों पार्ट के बता दिया, अलग फंक्शन बता दिया। और ये आपका क्या हो गया? यूटेरस हो गया, यूटेरस का है ना थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। और यूटेरस क्या होता है? इन्वर्टेड पियर शेप होता है, आपका पियर शेप होता है, नाशपाती, उल्टी नाशपाती के जैसा होता है। और ये सर्वाइकल कनाल हो गया, और ये पूरा सर्विक्स हो गया, और ये वेजाइना हो गया। तो आपका ये जो सर्विकल कनाल है और वेजाइना दोनों मिलके आपका बर्थ कैनाल बनाता है, और ओवेरी एक है ना अलग अलग लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूटेराइन लिगामेंट बोलते हैं, ताकि उसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके। उसका फिंगर आपका कलेक्ट करता है, और यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, देन आके यहाँ पे इम्प्लांट होता है। अगर इम्प्लांट नहीं होगा, अगर आपका स्पर्म नहीं आएगा, तो यही एंडोमेट्रियम का लेयर झड़ करके निकल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं ना, मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये आपका शेड हो जाएगा, क्या? एंडोमेट्रियम का लेयर। ये आपका कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट नहीं है। अगर एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आपका क्या हो जाएगा? आपका मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा, है ना, मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा आपका, है ना, मॉन्स पीबिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मॉन्स पीबिस हो जाएगा, मॉन्स पीबिस हो जाएगा, है ना, ऐसे बनाते हैं, मॉन्स पीबिस हो जाएगा। ये लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा दोनों जाके मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे क्या होगा? यूरेथ्रा होगा, और उसके नीचे आपका वेजाइना होगा, वेजाइना के ऊपर एक पार्शियल कवरिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे? हाइमेन बोलेंगे। तो आप लोग एक्सटर्नल जेनेटिया के बारे में बात कर सकते हो। और मॉन्स पीबिस के ऊपर हेयर होगा, जिसको पीबिक हेयर बोलेंगे। अलग अलग सबका काम होता है, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है। और जस्ट नीचे जिसके क्या होगा? एनस होगा, वो एक्सटर्नल जेनेटिक का पार्ट नहीं है, बस साथ में दिखाया रहता है जब हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? ये आपका क्या हो गया? ये आपका कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को वेल लेवल डायग्राम आपको बना के आना। यहाँ से दोनों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन? ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कौन? ये आपके दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ज़्यादा आसान है, अगर ये पूछ दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेल वाला भी आसान है, मेल वाला में भी जो इस प्रकार से दिया हुआ है अलग से, वो भी ज़्यादा आसान है। तो दोनों में से कोई भी बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो ये 5 मार्क्स का पूछता, अलग से डिस्क्राइब कर देना सब चीज़ के बारे में, तो हम बता ही दिए। और अगर एंडोमेट्रियम का लेयर पूछ देगा, डायरेक्ट बजना एंडोमेट्रियम क्या है ना, क्या एंडोमेट्रियम हो गया ना, ये यूटेरस का लेयर बोलेगा तो इसको एंडोमेट्रियम, बीच वाला को मायोमेट्रियम, और है ना बाहरी वाला को पेरीमेट्रियम। और इसी एंडोमेट्रियम में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जो कि मेस्ट्रुअल साइकिल के रूप में आपको दिखता है। और ये मायोमेट्रियम आपका है ना क्या? आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, और
इसी मायोमेट्रियम के थ्रू आपका ये हेल्प करता है बेबी को बाहर निकालने में ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि इसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उधर से बोलते हैं ना पुश 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 पुश, बच्चा बाहर निकलेगा, तो इसमें हेल्प प्ले करता है। हर चीज हो गया ना अच्छे से, चलो ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं तो डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्टेट वेयर इट है ना अकर्स। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है आपका, अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या टेस्टिस के अंदर होगा, और इसमें अलग अलग हार्मोन का रोल प्ले होगा, जिसमें आपका एंड्रोजन भी हेल्प करेगा, जिसको कि एलएच हार्मोन है ना, और एफएसएच भी हेल्प प्ले करेगा। एफएसएच आपका क्या स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, तो बताए हुए अच्छे से इन डिटेल लेक्चर में देख लेना जाके ऑन, जिसको बोलते हैं जीएनआरएच है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को है ना बोलेगा, और ये दो लोगों को बोलेगा, एलएच को बोलेगा और एफएसएच को बोलेगा जाके है ना, हेल्प करो स्पर्म बनाने में। तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता, अभी जस्ट बताया ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया है, उसी के अंदर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप्स आपको लोग अच्छे से बता देना, क्या बताना है, चलो बता देते हैं। स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये अपना नंबर बढ़ाएगा माइटोसिस प्रोसेस से है ना, उसके बाद क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, उसके बाद देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। तो ये हो गया, अब इसमें से होगा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, और है ना मियोसिस फर्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनाएगा, यहाँ पे होगा आपका मियोसिस सेकेंड डिवीजन, और ये स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाएगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा या स्पर्म बनाएगा, उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। और इसी में आपका एफएसएच हेल्प प्ले करता है, क्योंकि इसमें टेल नहीं आया होता है, तो अभी 4 गो स्पर्म जस्ट बना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका क्या, यहाँ से 1 से 2 बना, 2 से आपका 4 बना, 2 से 4 बना है ना, 2 से 4 बना आपका है ना, और 1 से यहाँ पे 1 से 2 बना, और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होता है किसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, तो एक प्राइमरी स्पर्म, ये पूरा पूरा क्या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है। ये बहुत ही वीवीआई होता है, 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में लिख देना अच्छे से है ना। थोड़ा थोड़ा मियोसिस फर्स्ट M1 M2 दिया, तुम पूरा पूरा लिखना, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड, वही से अलग से लिख देना, आपका नंबर आ जाएगा, नंबर नहीं चटेगा। उसी प्रकार से आपके है ना फीमेल में क्या होता है, जब वो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है तभी उसका क्या आपका oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक स्टेज पे जाके रुक जाता है, जिसको प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं। तब जब आपका पहला प्यूबर्टी आता है, पहला बार महावारी आता है, पहला बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके बाद ही वो प्रोसेस फिर से आगे बढ़ता है, फिर जाके एक स्टेज में रुक जाता है, वो आपका स्पर्म का वेट करता है स्टेज सेकंड कंप्लीट होने के लिए। तो 2 बार इसमें क्या आता है, स्टॉपेज आता है ना, रुक रुक के इसकी गाड़ी चलती है oogenesis की। इसीलिए इसमें बता देना कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आपका क्या oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक स्टेज पे आके रुक जाता है, जिसको क्या बोलते हैं है ना, एक स्टेज पे आके रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज का स्टेज 1 है ना, प्रोफेज का स्टेज 1 है ना, प्राइमरी है ना, उस साइड के रोप में आप एक स्टेज में आके रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अरे उल्टा पुल्टा हो गया ना, है ना, उल्टा पुल्टा हो गया, देख लो है ना, एक स्टेज पर आके रुक जाएगा, उसको बोलेंगे प्रोफेज फर्स्ट में आके रुक जाएगा, फिर यहाँ पे है ना सेकंड मियोटिक डिवीजन जैसे इसका स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे आके एक स्टेज पे आके रुक जाएगा, ये स्पर्म का वेट करेगा, ये जो ओवम बनने से पहले है ना, ओवम बनने से पहले एक स्टेज पे आके सेकेंडरी साइड है ना, एक स्टेज पे आके रुक जाएगा, तब यहाँ से फिर जब उसको ओवम मिलेगा तब जाके उसका सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, रेगुलर क्लास में अच्छे से बताएं, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, उसके बाद आपका ओवम निकलेगा, यानी कि ओवम है ना, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है तो याद रखना सेकेंडरी oocyte निकला है, ओवम नहीं निकला है। ओवम कब बनेगा, जब इस सेकेंडरी oocyte से आपका स्पर्म आपका कांटेक्ट में आएगा, तब जाके आपका ओवम बनेगा। तो ओवम आपका कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर कोई लड़की, अगर कोई महिला अगर अपने जीवन में कभी भी है ना सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आया तो उसका ओवम कभी नहीं बनेगा, ये हार्ड ट्रूथ है सर, इतना ऐसा तो कभी सोचे भी नहीं थे हम लोग, तो ओवम पढ़ रहे हैं, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा है ना, पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका, तो दोनों में डिफरेंस करना होगा, अलग से आराम से कर देना है ना। देख लो अभी इसके बारे में बताए थे, इसके बारे में बता दिए, तो आपका
है ना, फीटल लाइफ बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फीटल लाइफ है ना, उसका फर्स्ट प्यूबर्टी में आपका ये स्टेज क्लियर होता है, पहली बार माहवारी होता है, तो आपका है ना वो क्या सेकेंडरी यूसाइड जो बना हुआ है ना, सेकेंडरी यूसाइड वही आपका एंडोमेट्रियम के लेयर के साथ झड़ के बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वो उसको शुक्राणु मिल जाता, आपको उस पर मिल जाता, उसको मिल जाता, क्या होता है, क्या होता है, फ्यूज कर जाता, जाके सेकेंड पोलर बॉडी के साथ साथ ओबम बन जाता, और क्या ये ओबम हो गया, और उसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियस दोनों एन एन मिलता, आपका 2n बनाता, जाइगोट बनाता, देन जाके प्रोसीड होता 9 मंथ के बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाता। तो ऐसे ही चलती है गाड़ी सर, ऐसी बात है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बात है। ठीक है, चलो अब कहाँ पे होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, कहाँ होता है ना, कब, टाइम ऑफ इनेशन क्या है, ग्रोथ फेज क्या है, डिवीजन टाइप क्या है, इन प्रोडक्ट क्या है, हर चीज के बारे में अच्छे से दिया हुआ, आराम से लिख देना, एक भी नंबर नहीं छटेगा आपका। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश अर्ली बिटवीन मिनार्की एंड मिनोपॉज है ना। मिनार्की क्या है, मिनार्की आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल है, जब वो होता है पहली बार, जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फीमेल के एज में, कभी कभी वो आपका 10 साल 12 साल 13 साल है ना, एज वैरी करता है ना, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग आपके एज होते हैं। जब आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको मिनार्की बोलते हैं, और वो एट द एज ऑफ 50 ऐसा एनसीईआरटी लिखती, कभी कभी पहले भी आ जाता है, हार्ड जैसा कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं बैठा, रियल नॉलेज गेन करो, बट एनसीईआरटी में ऐसा लिखता है, तुमको एग्जाम में लिख के आना होता है। तो कभी कभी है ना 45 में भी हो जाएगा, कभी कभी 52 में हो जाएगा, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन एक एवरेज डाटा ले लिया गया है, 50 के एज में आपका महावारी रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उस स्टेज को मेनोपॉज बोलते हैं। जितना भी सारा साइक्लिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस है बॉडी में रुक जाता है, उसके बाद से प्रॉब्लम होता है महिला के जिंदगी में, एक अलग ही स्टेज, जब उसका है ना इरेगुलर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है ना, दिमाग का हालत खराब होता है, अलग अलग बीमारियां बॉडी में इंटर करने लगती है। इसीलिए बोलते हैं ना, फीमेल बॉडी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन होल ऑफ द वर्ल्ड। फीमेल होना ही बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर वो दुनिया में जी रही है, अगर आगे बढ़ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इतना सारा चेंजेस, मूड स्विंग, बहुत सारा चीज होते रहता है, हर महीने उसके साथ होते रहता है। तो इसीलिए आपका दोनों के बारे में लिख देना। टाइमिंग क्या है, 50 ईयर्स दे दिया, हर चीज दिया है बाबू, हर चीज दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, हम बता रहे हैं, अगर इधर पढ़ के नहीं बता दैट मीन्स ये नहीं, हर चीज को रिलेट हो रहा है ना, इससे बाहर क्या ही जाएगा, है ना, यही सब चीज तो करना है। ठीक है, व्हाट इज द कॉर्पस लुटियम एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन, आप लोग को पता होगा, जब आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो 14th डे में आपका जब ओवुलेशन होता है तो सेकेंडरी यूसाइड रिलीज हो जाता है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम आपका क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि आपका ओवुलेशन हुआ है, अगर उसको शुक्राणु मिल जाता है, यानी कि स्पर्म मिल जाता है, तो फ्यूज हो जाएगा, जायगोट बनाएगा, और वो जाके कहाँ, गर्भाशय में, यानी कि यूटेरस में जाके ना इम्प्लांट होगा, यूटेरस में इम्प्लांट होगा। अगर यूटेरस में इम्प्लांट होगा तो उसके लिए यूटेरस को मोटा है ना, थिक बनाना पड़ेगा ना, ग्लैंडुलर बनाना पड़ेगा, ताकि उस बच्चे के लिए एकदम बेहतर माहौल क्रिएट किया जा सके। तो कौन करता है आपका मेंटेन, कौन करता है यूटेरस के लेयर को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, कौन है बनाता है, एस्ट्रोजन है। मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किससे रिलेट होता है, मैं तो लुट पुट गया जी, मैं तो लुट पुट गया ना, कार्पस लुटियम है ना, कार्पस लुटियम लुट जाता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है, और अपना वॉल लेयर मेंटेन करता है, किसका, आपका यूटेरस का वॉल लेयर को मेंटेन करता है, कौन, आपका कार्पस ल्यूटियम। और वो जब है ना डीजनरेट होता है, कार्पस एल्बिकिन्स बना देता है लास्ट में, तब जाके आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, फिर से प्रोजेस्टेरोन का लेयर डिक्रीज होगा, जो कि लेयर को मेंटेन कर रहा, फिर से वो लेयर मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो झड़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकल जाएगा। हो तो गया ना, हर एक चीज स्टोरी है, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो हर एक चीज दिया हुआ है, देख लो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, अलग अलग फेज है आपका, है ना, एफएसएच और एलएच आपके क्या ना डेवलपिंग फॉलिकल पर काम करता है, इसको डेवलप करवाता है, और ये डेवलपिंग फॉलिकल आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन बहुत ही कम, बहुत ही लेस क्वांटिटी में, है ना, इसे यहाँ पे ऐसा दिखा दी, इसका मतलब नहीं, बहुत ही कम। तो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन आपका ये जो वॉल का लेयर है, इसको क्या करता, बनाता है, वॉल का लेयर को बनाता है, किसको, यूटेरस के वॉल लेयर को बनाता है। तो इसने इस पे काम किया, और इसने एस्ट्रोजन रिलीज किया, और 14th डे के आसपास ये एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे जाता है, उसी वक्त एलएच के लेवल भी पीक पे जाता है। तब क्या करवाता है, एलएच सर्ज करवाता है, सर्जिकल स्ट्राइक आ जाता है, तो ओव्यूलेशन होता है, और क्या निकलता है आपका, ओव्यूलेशन होता है, और क्या निकलता है आपका, ओवुलेशन में आपका क्या निकलता है, ये आपका सेकेंडरी यूसाइड निकलता है, और ये सेकेंडरी यूसाइड आपका है ना स्पर्म का वेट करता है, उस भी दौरान ये सेकेंडरी यूसाइड, ये जो पूरा बॉडी क्या कहलाता है, कॉर्पस लुटियम लुट पुट गया, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएगा, और यही प्रोजेस्टेरोन आपका एंडोमेट्रियम का लेयर को मेंटेन करेगा, इसी को मेंटेन करेगा, तो क्या तब अगर 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 इसको शुक्राणु मिल गया, इसको स्पर्म मिल गया, तो यही आके चिपकेगा ना, इसी पे चिपकेगा ना, बोलेगा ना प्रेगनेंसी हो गया, इस पे आके चिपकेगा ना, इस पे आके चिपकेगा ना, तो इसके लिए क्या, तो प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, और यही कार्पस लुटियम आपका एस्ट्रोजन भी
रिलीज करता है, ये भी है ना आप साथ में हेल्प करता है इसी लेयर को आपको मेंटेन करने में, बनाने में। और जैसे ये मेंटेन हो जाएगा, बन जाएगा, और अगर स्पर्म आ गया तो इम्प्लांट हो जाएगा, अगर नहीं होगा फिर से ये कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट होने लगा है ना, डिजेनरेट लगेगा, उसको कार्पस एल्बिकेंस बोलेंगे। अगर ये प्रोजेस्टेरोन फिर से रिलीज कम करे, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल फिर से डाउन जाएगा तो झड़ के महावारी के रूप में एंग्जाइटी लिखती है क्या, है ना क्या 3 to 5 डेज का आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ये आपका मेंस्ट्रुएशन होगा, ब्लीडिंग होगा, और आपका जो लेयर है, यही लेयर आपका झड़ करके सेकेंडरी oocyte के साथ साथ में निकल जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, देख लो, पहला वाला मेंसेस वाला फेज होगा, उसके बाद फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, और उसके बाद एक सिक्रेटरी फेज होता है जिसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, लुट पुट गया, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, 28 से 29 दिन का साइकिल होता है। तो अच्छे से बताया हुआ, आराम से आप लोग लिख देना, आधा नंबर भी नहीं छटेगा, आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर, आधा नंबर भी नहीं छटेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप तो जादूगर हो सर, बना दिए आप लोग आप ही लोगों के कारण हो गया। अब वही फर्टिलाइजेशन एंड स्टेट इट्स, है ना, एक एग्जैक्ट साइट इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, डिफाइन फर्टिलाइजेशन क्या है ना, ओवम और स्पर्म मिलेगा तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब बनेगा आपका जाइगोट बनेगा, धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन हो, तो हो गया फर्टिलाइजेशन, उतना ही फर्टिलाइजेशन है। तो एग्जैक्ट साइट क्या हो गया, एम्पुलर रीजन में, है ना, एम्पुलर रीजन में कंडीशन क्या है, स्पर्म और ओवम को सेम टाइम पे रिलीज होना पड़ेगा, है ना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए बोलते हैं फर्टाइल पीरियड क्या होता है, 10वां से 17वां दिन को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। इस बीच में अगर दोनों मिला तभी होगा। अगर पता चला कि 14वें दिन में आपका 14वें दिन में क्या अंडाणु रिलीज हुआ है, जिसको हम लोग ओवम बोल रहे हैं, आपका एग रिलीज हो गया है, और लेकिन पता चला कि कब आपका स्पर्म, है ना, सेक्स कब हुआ है आपका 20वां दिन में, 25वां दिन में, तो क्या होगा, नहीं होगा, मिलन समारोह होगा ही नहीं, तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। कंडीशन है दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए ना, साइमल्टेनियसली साथ साथ पहुंचना चाहिए, तो ये हो गया। और क्रोमोसोम हो जाएगा, एक तरफ से लेके आ रहा है 23, दूसरा तरफ से 23, एन 2n हो जाएगा, 46 हो जाएगा, तो जरूरी हो ना, बच्चे का कितना होगा, मानव का गुणसित 46 होता है, तो 23 लेके आ रहा, तो अंडाणु 23 लेके आ रहा था कौन, शुक्राणु, ये जो एग है और स्पर्म है दोनों आके मिल रहा, तो क्या बने, 46 बन गया। हो गया ना। हाउ डज द जोना पेलिसिडिया इंसर्ट मोनोस्पर्मी, है ना, जोना पेलिसिडिया वो आपका ओवम का लेयर होता है, जोना पेलिसिडिया वो ओवम का लेयर होता है। जब इसमें स्पर्म एंट्री करेगा ना, तो स्पर्म के हेड पे होता है क्या, हाइड्रोलाइज, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, वो फटेगा और इसको है ना गला के घुस जाएगा, ये घुस जाएगा, फिर से जो ना पेलिसिडा का लेयर है ना, फिर से मेंटेन कर लेगा अपने आप को, फिर से मेंटेन कर लेगा, ताकि दूसरा वाला स्पर्म के पास वो ताकत अब नहीं बचेगा, इसको गला पाए, इसको गला के घुस पाए। तब क्या हो जाएगा, ये जो ना पेलिसिडा लेयर है ना, दूसरा वाला को घुसने नहीं कर देगा, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं मोनोस्पर्मी। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, तो ये मोनोस्पर्मी ही करवाता, एक ही स्पर्म को एंट्री लेने देगा, तो एक ही आदमी जाएगा, है ना, लड़की से एक ही आदमी मिलेगा, तो जो ना पेलिसिडा इज द थिक आउटर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग द मैमेलियन ओवम, है ना। स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा तो पहले आपका क्या होगा, स्पर्म कांटेक्ट में आएगा तो पहले आपका क्या होगा, आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होगा, तो क्या होगा, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद होता है कॉर्टिकल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन, हाँ, पहले होगा एक्रोसोमल रिएक्शन, उसके बाद होगा कॉर्टिकल रिएक्शन से फिर से लेयर मेंटेन कर लेगा और दूसरे स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। अल्टीमेट रिजल्ट होगा कि पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करेगा, है ना, करेगा मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। एक चीज ऐड कर लो, कितना सारा बोर्ड में ये वाला सवाल पूछा गया है, बच्चा सबको समझे में आता है। एंश्योर मोनोस्पर्मी करवाएगा और रोकेगा दूसरा तीसरा स्पर्म को, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को रोकेगा कौन आपका जो ना पेलिसिडा का लेयर में क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, फिर से दरवाजा बना लेगा, तो क्या होगा, फिर से दरवाजा बना लेगा, तो दूसरा वाला स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, तो एक ही स्पर्म का एंट्री हुआ एंश्योर मोनोस्पर्मी, और दूसरा वाला स्पर्म की एंट्री को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, दूसरा प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, बहुत सारे स्पर्म को अंदर आने नहीं देगा। तो समझ में आ गया ना सर, बुरा लगता है थ्योरी रिवाइज हो गया सर। ये बहुत ज्यादा आसान है, इस पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, स्पर्म का एकदम बहुत ज्यादा आसान है। इसके बारे में क्या बताना, एक आपका हेड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, और पूरा बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है ना शीथ होता है, कवरिंग होता है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद है ना इसमें है ना एक है ना क्या आपका है ना न्यूक्लियस होता है जो कि एन होता है, हैप्लॉइड होता है, उसके बाद नेक होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड थोड़ा सा नेक होता है, और मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है इस टेल को स्विमिंग करवाने के लिए, है ना, इस टेल को स्विम करवाने के लिए। टेल क्या करता है, स्विम करवाने में, जैसे ही तैरेगा, कहाँ पे जाके तैरेगा आपका, है ना, वेजाइना में जैसे ही छोड़ेगा, है ना, इंसेमिनेशन के दौरान इसको स्पर्म को वेजाइना में छोड़ेगा, तैर के जाएगा ना किसके पास, अपने है ना अपनी फेवरेट के पास जाएगा, कहाँ पे, तैर करके, और उसमें से कितना
कितना, है ना, याद करो कितना सारा स्पर्म निकलता था, कितना सारा स्पर्म निकलता, करोड़ों में, और करोड़ों स्पर्म, करोड़ स्पर्म तैर के जाएगा, उसमें से एक को होगा जो सातिर आदमी होगा, एकदम पूरा स्पर्म विग्रस मोटेलिटी होगा, इसका नॉर्मल शेप होगा, है ना, 60% नॉर्मल सेल, उसमें भी 40% के पास विग्रस मोटेलिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा पावरफुल गति होना चाहिए, तब जाके वो दौड़ के जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर, इसका बारे में सारे के बारे में बता देना, हेड में क्या है, नेक में क्या है, मिडल में क्या है, टेल में क्या है, और मेन इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही बात, व्हाट इज इम्प्लांटेशन एंड वेयर डिज इट, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, आपका यूटेरस में होता है, यूटेरस में इम्प्लांटेशन होता है, कौन किसके फॉर्मेट होता है, ब्लास्टोसिस्ट ही जाके इम्प्लांट हो जाता है ना, 6 से 7 दिन के आसपास होता है, एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 6 से 7 दिन में आपका इम्प्लांटेशन होगा, कहाँ पे, यूटेरस में होगा, कौन करेगा, ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक लाई बनाएगा, और जो आपका यूटेरस का लेयर है दोनों के बीच में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, इंटरडिजिटेशन बोलते हैं, एनसीईआरटी लिखती है इंटरडिजिटेशन होता है, इंटरडिजिटेशन होता है, डिजिटल मतलब अंगुली से इंटरडिजिटेशन होगा, दोनों जाके अटैच हो जाएगा, अटैच होगा, उसी कंडीशन को बोलते हैं इम्प्लांट हो गया, देन आपका क्या बोलेगा, प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, ठीक है, चलो बोलते हैं इम्प्लांटेशन। डिफाइन प्लासेंटा वेयर इट राइट टू मेजर फंक्शन, प्लासेंटा क्या होता है ना, मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन लिंक होता है, बोल देते हैं एक्सट्रैक्चुअल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, है ना, मतलब बिटवीन मदर एंड फिटस, तो दोनों के बीच का एक कड़ी है, लिंक है। अब प्लासेंटा का काम क्या है ना, ऑक्सीजन वो लेगा, CO2 बाहर करेगा, प्लासेंटा के थ्रू करेगा, तो अपना क्या एक्सक्रीशन प्रोसेस करेगा, फिर न्यूट्रिशन प्रोसेस भी, अगर माँ से जितना भी पोषक तत्व है किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू आएगा, और प्लासेंटा अलग अलग हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि आपका HCG होता है, HPL होता है, और है ना आपका HCG HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है कम कम मात्रा में, लेकिन ये जो है ना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, और एक रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो भी रिलीज करता है आपका प्लासेंटा। तो आपका प्लासेंटा का फंक्शन है ना, देख लो कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज दिया हुआ है, HCG HPL है ना, HCG HPL है, और ये रिलीज करता है, 2 हार्मोन के बारे में बताया है यहाँ पे, है ना। चलो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, याद करना, ये जो प्लासेंटा है तुम्हारा एज ए एंडोक्राइन टिश्यू काम करता है, बहुत लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ऑर्गन, अरे भाई टिश्यू है, टिश्यू ऑर्गन नहीं है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह है ना, ब्रेन की तरह ऑर्गन नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करेगा HCG HPL, और इसी HCG का उपयोग करके हम लोग पता लगाते हैं प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि ये है ना इसका लेवल बॉडी में हाई जाएगा फीमेल के, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, वही यूरिन को हम लोग है ना अलग से सैंपल किट आता है, प्रेगनेंसी किट आता है, उसमें यूरिन डाल के मॉर्निंग में 5 मिनट के बाद देखते हैं, अगर 2 गो लाइन आ गया तो प्रेगनेंसी है, नहीं तो नहीं आता नहीं है, है ना। अगर है ना नॉर्मली पता लगा सकते हैं, अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाना है तो ब्लड टेस्ट करवा, HCG का पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, नहीं तो अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो उससे भी पता चल जाता है। तो ये हो गया डिफाइन प्लासेंटा एंड राइट इन मेजर फंक्शन, हो गया ना सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। तो वही हो गया है ना कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लास्टोसिस क्या, हर एक चीज के बारे में हमको अच्छे से बता दिया, हम आपको अच्छे से बता दिए, लिखा हुआ है क्लीवेज क्या होता है ना, क्लीवेज वही हो गया 2 सेल 4 सेल 4 से 8 सेल 8 से 16 32 आके इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसी को बोलते हैं है ना अलग अलग। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, वो नीला गाढ़ा है ना, है ना, है ना, नीला गाढ़ा होता है, पीला गाढ़ा होता है दिमाग से जा रहा है मेरा, है ना। और वो जो प्रचार आता रहता है ना, हमको कंफ्यूज कर देता है कभी कभी ना, पीला गाढ़ा दूध होता है, शायद नीला या पीला गाढ़ा दूध होता है, नीला पीला गाढ़ा दूध जो भी होता है, उसमें IG एंटीबॉडी होता है, आप लोग देख लेना जो भी होता है कलर उसका, हाँ ना, योलो लिखा हुआ है ना, योलो मिल्क प्रोड्यूस्ड है ना, योलो है ना, क्या पीला, पीला आप लोग याद कर लो। हाँ सर प्रचार आपको कंफ्यूज कर देता है, हाँ जी कर पड़ देता है क्या, पीला गाढ़ा जो दूध होता है उसमें एंटीबॉडी होता है, और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बोला जाता है स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग, हैवी ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, इवन उसका ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करेगा, और प्रॉपर फंक्शनिंग है ना पूरा बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन बेहतर तरीके से हो पाता है, ताकि वो है ना डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो पाता है, रेजिस्टेंट करने का मतलब क्या, डिजीज को प्रिवेंट कर पाता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी खासी है ना एक्टिव हो जाती है, ताकि वो है ना बाहर वाले जो भी आपका, बाहर वाले जो भी आपका है ना उल्टा पुल्टा बैक्टीरिया वैक्टीरिया ये सब चीज से लड़ पाए, तो इन्फेक्ट करेगा ना, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, तो IG एंटीबॉडी है ना उसको हेल्प प्ले करता है, इसीलिए ये दूध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसमें है ना देखो रिच होता है, प्रोटीन्स होता है, लैक्टोज होता है ना हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज होता है, सब कुछ होता है। अब है फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब बच्चे ने जो सिग्नल दिया ना माँ को, उसी को बोलते हैं फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स, कि मम्मी मैं अब पूरा जवान हो गया हूँ, 9 मंथ मेरे हो गए हैं, हमको भी दुनिया देखनी है, हमको भी बाहर निकालो बाहर निकालो, तो वो जो बोलता है फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्शन एक तरह का न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, यानी कि फीटस फीटस और प्लेसेंटा और वो जो यूटेरस है सब मिल करके एक सिग्नल देता है ब्रेन को कि टाइम हो गया। अब ब्रेन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा, वो ऑक्सीटोसिन ब्लड में आएगा और मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, फिर हाई कॉन्ट्रैक्शन, देन विग्रस कॉन्ट्रैक्शन बोलेगा, पुश पुश पुश, और बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जाता है ब्रेन पे,
है ना, कहाँ पे जाता है, ब्रेन पे, है ना, कहाँ पे, अब वो जाता है ऑक्सीटोसिन, वही ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा के, ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज होगा तो मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जो कि आपके यूटेरस का आपका मिडल लेयर है, वही आपका हेल्प प्ले करता है आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी, पुशिंग ऑफ द बेबी करने में हेल्प प्ले करता है। अगर वो ऑक्सीटोसिन लेवल बॉडी में अच्छा खासा नहीं जाएगा तो माँ थक जाती है, तो अलग से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है, सेम फंक्शन से काम करता है, फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी कर दिया जाता है। ठीक है, ये था आपका, है ना, फीटल इंजेक्शन रिप्लेस तो हो गया। उसके बाद है ना, देख लो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, अभी जो बताया था न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, है ना, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा, है ना, एक थोड़ा सा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कहाँ पे, कहाँ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा यूटरस का, है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, वो रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, हर एक फॉर्मेट में दिया है। उसके बाद वो मायोमेट्रियम पे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और फिर से बेबी का एक्सपल्सन होगा, फिर से वो मायोमेट्रियम पे काम करेगा, है ना, हर चीज है ना एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा होता है और बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। ठीक है ना, पार्चुरेशन क्या है, ये था फिट न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद गेस्टेशन, है ना, गेस्टेशन मतलब 9 मंथ का जो पीरियड होता है, जो मेच्योर होता है उसी को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और सिग्नल जनरेशन का होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से, है ना, मैटर न्यूरल रिस्पॉन्स करता है, तब जाके ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन वो आपका मैसिव सर जाता है बॉडी में, ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ही हाई जाता है, बोलते हैं ना इतना बड़ा बेबी है ना, छोटा सा एरिया से कैसे बाहर निकलता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन लेयर ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, और वो यूटेरस का वाल जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई जाता है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो एक्सपल्शन ऑफ द बेबी हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड नोन एज पार्चुरेशन इन टर्म्स ऑफ आवर बायोलॉजिकल, है ना, कॉन्सेप्ट, है ना, आपका हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या बोलते हैं उसको, फिट क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन होते हैं, डिलीवरी ऑफ द बेबी बोलते हैं ना, बधाई हो, है ना, बधाई हो, है ना, आया है नया नवेला, नया नवेली, है ना, चलो हो गया। तो पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है और डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाता है। ये था आपका, है ना, पूरा का पूरा थोड़ा बहुत है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में, है ना, स्पर्मेटिड में क्या होता है आपका टेल नहीं होता है, स्पर्मेटोजोआ में टेल होता है, उस प्रोसेस से इस प्रोसेस का कन्वर्ट होने को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं, आप लोग को बताए थे, स्पर्मिएशन यानी कि स्टार्टिंग में जब आपका स्पर्म जब बन रहा होता है, उसका जो हेड होता है, सर होता है ना, सर्टोली सेल में ढसा होता है, सर्टोली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, नर सेल बोलते हैं, तो उससे न्यूट्रिशन ले रहा होता है, तो उसी सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन का, उसी सर्टोली सेल से जो आपका स्पर्म बाहर निकलेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है, और स्पर्मेटोजोआ से है ना, स्पर्मेटोजोआ से, है ना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें आपका एफएसएच का अच्छा खासा रोल रहता है ना, एफएसएच हार्मोन का रोल होता है किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, आईएमपी है बाबू, ये आईएमपी है, इसको देख लेना। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में बोल देना, ये भी आपका क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि इससे बेबी का नरिशमेंट होता है, स्टार्टिंग बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तभी जाके बेबी आगे चल के ग्रो कर पाता है। ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसके बारे में बता देना। इसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है, फिर अलग अलग डक्ट के थ्रू वह ना अलग अलग डक्ट के थ्रू, निप्पल के थ्रू सक्ड आउट कर लिया जाता है बेबी के थ्रू, और उसी निप्पल के आसपास एक ब्लैकिश एरिया होता है, इसको एरियोला बोलते हैं, और इसमें अलग अलग सपोर्ट भी है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग आपका मसल हेल्प प्ले करता है, जिसको पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं, है ना, और है ना मसल बिटवीन रिब्स अलग अलग मसल्स होते हैं, और इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, जिसके कारण इसका साइज डिसाइडेड होता है कि मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा होगा छोटा होगा। मेन है इसमें आपका कहाँ पे मेमोरी एल्विलाई में आपका मिल्क बनेगा, अलग अलग डक्ट के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। अब इसमें एक और बात मेन है कि जो आपका मिल्क बनाएगा प्रोजेस्ट्रॉन आपका मिल्क बनाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन आपका मिल्क फॉर्मेशन करेगा, और ऑक्सीटोसिन है नीट का फेवरेट सवाल हो जाता है ना, ऑक्सीटोसिन है मिल्क का इजेक्शन करवाएगा, दोनों के बारे में याद रखना, बनाएगा कौन प्रोजेस्ट्रॉन और रिलीज कौन करवाएगा ऑक्सीटोसिन। ये था आपका इसके बारे में, है ना, और इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, उसके बारे में देखा, और ऐसा बोला जाता है, और है भी, ऐसा नहीं बोला जाता है, टंग फिसल जाता है। ये आपका मेमोरी ग्लैंड क्या है, आपका मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड नहीं, स्वेट ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, क्या है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, हमारा जो है ना स्वेट ग्लैंड ही मॉडिफाई होकर आपका क्या मेमोरी ग्लैंड बनाता है, और मेल में ये रूडिमेंट्री होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, मतलब पता नहीं चलता, और फीमेल में वेल डेवलप्ड होता है ड्यू टू सम हार्मोनल, है ना, हार्मोनल रोल, है ना, फीमेल में हार्मोन के कारण ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके कारण ये है ना क्या, और ये हेल्प भी प्ले करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेबी के न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस अलग से दिया हुआ है, लिख देना तुम लोग, ठीक है।
और भी कुछ है, अभी खत्म नहीं हुआ। अरे एंडोमेट्रियम का लेयर है, अब बता दिया, पेरीमेट्रियम बाहर वाला, माइमेट्रियम बीच वाला, एंडोमेट्रियम अंदर वाला, और इसी में इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद है फिम्ब्रे का काम क्या, कलेक्ट करना ओवा को, ठीक है। उसके बाद प्रेगनेंसी है ना, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ में क्या बेबली का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट मंथ में आपका हार्ट बन जाता है, फिर लिम्ब डिजीज आता है, धीरे 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 9 मंथ में पूरा 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 बॉडी बन के निकल जाता है ना। सेक्स कैसे डिसाइन करते हैं, एक्स 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 वाई, आप लोगों को पता है इसके बारे में, है ना। डबल एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, है ना। इधर से एक्स एक्स आएगा तो फीमेल बनेगा एक्स, और इधर वाई आएगा तो मेल बनेगा। तो आपका फीमेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मेल के, है ना, मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फादर है, ना कि मदर। तो मेल अगर हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन मोरोला एंड ब्लास्टोसिस, मोरोला आपका 8 से 16 वाला स्टेज को बोलते हैं, उसके बाद वाला स्टेज को, ज्यादा वाला स्टेज को ब्लास्टोसिस बोलते हैं। यही ब्लास्टोसिस जाके आपके इम्प्लांट हो जाता है आपका किसमें, किसमें, यूटेरस में, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। देन आपका प्रेगनेंसी कंसीव करता है। दोनों में डिफरेंस कर दिए, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, देख लो क्या स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट, हाँ फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है ना, इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोसा का लेयर चढ़ने लगता है, पहले होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में आपका धीरे ग्रेनुलोसा का लेयर थोड़ा सा थिक होने लगता है, और पूरा पूरा उसमें एक्सटर्ना इंटरना आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लेयर आ जाता है, थीका एक्सटर्ना। तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम आ जाता है, तो एंट्रम आपका क्या करेगा, एंट्रम आपका क्या करेगा, ये एंट्रम आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, और किसमें, ग्राफियल फॉलिकल में जो फ्लूइड जैसा है उसको एंट्रम बोलते हैं। हो गया, ठीक है। तो ये आपका एंट्रम होता है, इसके बारे में लिखना है। एंट्रम आपका, एंट्रम क्या होता है आपका टर्सरी फॉलिकल में यहीं से देखने को मिल जाता है। ये एंट्रम है, क्या है, एंट्रम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और आपका निकलता क्या, ओवम नहीं निकलता है, ओवम नहीं निकलता, क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, है ना, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte निकलता है। ये अंदर की बात है। उसके बाद देख लेना, है ना, प्रेगनेंसी के बाद कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, एचसीजी एचपीएल रिलैक्सिन, है ना, एचसीजी एचपीएल रिलैक्सिन, तीनों एचसीजी एचपीएल रिलैक्सिन याद रखना। उसके बाद है ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, अभी जस्ट बताए थे, है ना, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, और आराम से लिख देना, ठीक है। अब ये आपका खत्म होता है। तो आप बताना कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड चैप्टर पे भी हम ऐसे ऐसे सारे चैप्टर लेके आए, सेकंड ऐसे सारे चैप्टर लेके आए, क्या करना है, भर भर के कमेंट करना है, कमेंट में दिखना चाहिए आपका कनेक्शन हमारे से, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारा आपका कनेक्शन कैसा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। और फ्री पीडीएफ के लिए क्या करना, अगर इसका आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो साइंस बाय खान सर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इस डेट में, जैसे जिस दिन अपलोड होगा आपका, उसी डेट में आपको जाके देखना है, उसी डेट में इससे रिलेटेड थंबनेल होगा, उसके जस्ट नीचे इसका लिंक होगा, गूगल ड्राइव का लिंक होगा, क्लिक करना, आपको पीडीएफ इसका अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे करके सारे चैप्टर्स कम करवा देंगे, सारे चैप्टर का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और आपके एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 परफॉर्म करने में ये एग्जाम हैक नोट्स का ये वाला पार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, है ना। तो क्या करना है, हमारे साथ कनेक्ट हो जाना, क्योंकि हम आपके हर एक एज का ध्यान रख रहे हैं, हर एक कॉर्नर का, कि आप कहीं से भी कमजोर ना पड़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट करना मत भूलना।